दोनों चीजें हैं। कुछ तो व्यक्ति की कमजोरियां हैं, लेकिन सिस्टमिक प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहले जितने भी आपके एमपी हैं उनसे पूछिए कि जो उन्होंने एफिडेविट दिया है कि हमने केवल इतना पैसा खर्चा अपने चुनाव में, क्या वो सच है? काले धन के साथ आपका इलेक्शन फाइनेंस रिफॉर्म की भी बात करनी चाहिए। इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स की बात अभी की जा रही है, हो नहीं रही है जी। नहीं, क्योंकि अगर एक एमपी साइन करके दे रहा है कि हमने 50 लाख से ज्यादा खर्च नहीं किया है, तो वो उससे सब बड़ा झूठ क्या होगा? आप किसी भी, वो कांग्रेस का हो या बीजेपी, मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन जो भी आज की तारीख में चुनाव जीतकर आ रहा है, आप पूछिए ईमानदारी से उन्होंने कितना पैसा खर्चा है। और वो क्या सब अकाउंटेंट मनी है? सब उनका वो काला धन नहीं था। वो काला धन कहां से आया? आखिर हमारी इकोनॉमी में काला धन, पैरेलल इकोनॉमी चल रही है, हमारी पॉलिटिकल इकोनॉमी भी काले धन से चल रही है। ये हकीकत है। जब तक हम ये नहीं सवाल इसको नहीं देखेंगे, तब तक आप काले धन का नहीं। आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया भान साहब। ये दोनों कांग्रेस और बीजेपी, अरविंद केजरीवाल का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि उनका आरोप था दोनों पार्टियां मिली हुई हैं आपस में, दोनों मिलकर के खेल कर रही हैं। अब उसमें जो एक बात सामने आती है कि आनंद शर्मा ने चुनाव के दौरान आरोप लगाया कि मोदी और बीजेपी ने 10,000 करोड़ का इन्होंने चुनाव प्रचार का ये है। मोदी जी ने कहा आपके पास एजेंसी है, जांच करवा लें। फिर दोनों शांत हो गए। अब आप दोनों बताइए, अनीश जी और श्याम जी, ये जो इच्छा शक्ति की बात है, ये काला धन को लेकर के, इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स की बात है, कितने सांसद आपके दोनों पार्टी के और अन्य दलों के ये बता पाएंगे जो भान साहब ने सवाल उठाया, क्या 50 लाख में या 70 लाख का जो लिमिटेशन है उसमें चुनाव लड़ा जा रहा है? पहले अनीश जी बताइए, फिर श्याम जी से पूछेंगे। ये चिंता का विषय तो है बहरहाल के एक इलेक्टोरल सिस्टम के अंदर जो ब्लैक मनी का इस्तेमाल हो रहा है, जिसका बड़े नंगे अंदाज में इस इलेक्शन के अंदर रोल नजर आया, तो वो वाकई डेमोक्रेसी के लिए शर्म की बात है। किसी भी पार्टी के एमपी हो, मेरे ख्याल में जो प्रपोजल पहले से चल रहा है कि फंडिंग जो है, सरकारी फंडिंग होनी चाहिए इलेक्शन की, शायद उससे इस बुराई पर किसी थोड़ा नियंत्रण मिले, नियंत्रण मिल सकता है जी। अदरवाइज तो कोई, ये बात सही कही भान साहब ने कि ईमानदारी के साथ किसी का एफिडेविट नहीं होता है। श्याम जी, ये सही है। ये चुनाव का खर्चा, उसका वो सबमिशन करना और एक्चुअल कितना होता है, ये एक अलग विषय है। ब्लैक मनी का भी इसमें उपयोग हो रहा है, ये भी सत्य है, कोई नकार नहीं सकता। बहुत अच्छी बात। पर ये सब विषय में काले पैसे में केवल राजनेता और राजनीति तक सीमित है, ये हम क्यों पकड़ने जा रहे हैं? इस देश के इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े कारपोरेट हाउसेस, उनका इसमें रोल है। इस देश में जो ब्यूरोक्रेसी है, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स है, बाकी बड़े लोग हैं, उनका इसमें रोल है। यार काला पैसा तो ऐसा है, मेरे जैसा छोटा आदमी भी जो चीज मैं 10 रुपए में 20 रुपए में खरीदता हूं और 10 रुपए का बिल लेता हूं, तो 10 रुपए मेरे बीच में बचे, वो काला पैसा तैयार होता है हर आदमी का। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मैं कहीं खरीदने जाता हूं तो वो बोलता है बिल लोगे तो इतने रुपए में, और बिल लिया तो ये टैक्स पड़ेगा। यानी मैंने बिल नहीं लिया तो वो जो बीच में पैसा बचा वो काला पैसा है। इसलिए ये सभी बातों को हल करने के लिए कानून का दायरा बढ़ाकर सभी विषयों को कोऑर्डिनेशन करके निश्चित रूप से अगर प्रभावी यंत्रणा और एक विल पावर के आधार पर यह किया तो निश्चित रूप से काले पैसे पर कंट्रोल आ सकता है और देश को जो पैरेलल इकोनॉमी चला रही है उस पर भी कंट्रोल आ सकता है। बहुत अच्छी बात कही श्याम जी, एक बहुत ही माइन्यूट बात कही कि टैक्स चोरी कहां से कौन कर रहा है और नहीं कर रहा है। रूबी जी और यूसुफ जी, आप दोनों बारी बारी से बताएं, दोनों दल के नेता और आर्थिक विशेषज्ञ भी हैं। ये जो स्थितियां बताई, क्या लगता है कि इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स हुए बिना, चुनाव सुधार हुए बिना, जो पहली बात है, सबसे जो मोटा और बड़े पैमाने पे काले धन का उपयोग होता है, बाकी जो छोटी छोटी चीजें बताई श्याम जी ने, वो किस तरह नियंत्रण हो पाएगा राजनीतिक इच्छा शक्ति के बगैर? राजनीतिक इच्छा शक्ति के बगैर कुछ भी नियंत्रित नहीं हो सकता। ब्यूरोक्रेसी भी राजनीति से जुड़ी है, उद्योगपति भी राजनीति से जुड़े हैं। उद्योगपति जो काला धन जमा करते हैं, बचाते हैं, वो राजनेताओं को देते हैं, जिससे रिफॉर्म्स की हम बात कर रहे हैं। चुनाव प्रचार पे हजारों करोड़ रुपया खर्च होते हैं। ये कोई भी सफेद धन अपना नहीं देता है और ना ही इसका कोई सही बही खाता होता है। वो अलग बात है कि हिसाब देना होता है, लिहाजा इलेक्शन कमीशन को या दूसरी जगहों पर हिसाब दिया जाता है, दिखाने के लिए, वाली बात है। बिल्कुल, तो ये काला धन ही होता है। इससे श्याम जाजू जी भी इंकार नहीं करेंगे, कोई भी नहीं करेगा। तो ये हजारों करोड़ रुपए की जो राशि बहाई जाती है, तो उस पे जो उद्योगपति इस पैसे को बहाते हैं,
पानी की तरह, तो वो फिर उसको कमाना चाहते हैं, और कमाते हैं तो फिर वो अनुचित रास्ता ही अख्तियार करते हैं, वो फिर राजनेताओं के जरिए ही होता है। ये बात हर कोई जानता है। तो राजनीतिक इच्छा शक्ति बेहद जरूरी है, बिना उसके ये काम नहीं हो सकता है। और अभी दो चीजें मोदी सरकार के पक्ष में बहुत बड़ी हो गई हैं, चूंकि सरकार बनते ही लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा थी मोदी सरकार से कि आप अपने चुनावी वादे पूरे करें। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से एक ये मसला इनके हाथ लग गया, एसआईटी गठित हो गई, काला धन 20 सालों में आए, 50 सालों में आए, वो अलग मसला है, लोग तब तक उलझे रहेंगे। और एक धारा 370 उससे बहस शुरू हो गई, वो भी दो उस पर हम चर्चा करेंगे, उस पर अलग करेंगे। तो दो चीजें। जी देखिए, जो इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात है, 1996 में इंद्रजीत गुप्ता कमेटी की रिपोर्ट आई थी। इसमें ये बात कही गई थी कि साहब स्टेट फंडिंग होनी चाहिए चुनाव के लिए, और तमाम राजनीतिक दल इससे सहमत भी हैं। उसमें कुछ छोटे छोटे बारीकियां हैं, कुछ पेच हैं कि भाई वो स्टेट गवर्नमेंट जो नेशनलाइज पार्टी हैं उनको मिले, या जो स्टेट पार्टी उनको मिले, जो इंडिपेंडेंट चॉलर थे उनका क्या होगा। उस तरह की लीगल चीजों में कई बार इस पर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई, लेकिन मसला हल नहीं हो पाया। लेकिन यह बात बिल्कुल साफ है कि जब तक इलेक्टोरल रिफॉर्म नहीं होंगे, चुनाव में काले धन का उपयोग को आप रोक नहीं सकते हैं। और 5-5, 6-6, 10-10 करोड़ रुपए लोग खर्च करते हैं और हिसाब बनाते हैं वही जो इलेक्शन कमीशन ने समय तय सीमा कर दी है, 75 लाख या 70 लाख जो भी कुछ है उसमें रहेगा। तो ये बात तो, लेकिन ये चुनाव में काले धन का प्रयोग रोकना एक अलग बात है, और वैसे विदेशों में जमा काला धन या देश में जमा काला धन उसको लाके अपनी इकोनॉमी में लगाना, लीगलाइज करना, ये बिल्कुल अलग बात है। तो जहां तक चुनाव में काले धन की बात है, उसके लिए इंद्रजीत गुप्ता कमेटी को ही लागू करें या कोई नई कमेटी बने, उस या उसी की जो सिफारिश है उनको नए परिप्रेक्ष्य में देखने के बाद थोड़े बहुत संशोधन के साथ लागू करना चाहिए। ये एक अलग विषय है, ये बिना आम सहमति के नहीं हो पाएगा। और जो विदेशों से काला धन लाने का मसला है, ये एकदम ये अलग तरह का मसला है, उस पर एक अलग तरह से बात होगी। उस पर ये बात हो सकती है कि जो कमेटी बनी है, इस कमेटी के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, रिटायर्ड जस्टिस उसके चेयरपर्सन है, उसमें रॉ चीफ हैं, आईबी चीफ हैं, सीबीआई के डायरेक्टर हैं, सब शामिल हैं। तो जो बात आपने उठाई थी कि तालमेल की कमी इन सबके बीच में है। दूसरी बात, ये तरीके तो वही होंगे जो पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक कमेटी बनाई थी, 3 अलग अलग एजेंसी को सौंपी गई थी। उन्हीं देशों से बात करनी है, उन्हीं कानून के तहत बात करनी जो कानून पहले से मौजूद है। चुनौतियां बड़ी हैं, हम असंभव नहीं कहते, देश तैयार है। वो देश ये बताने को तैयार है कि आपका इतना पैसा हमारे पास है, किनका पैसा वो बताने को तैयार नहीं, किनका पैसा ये बताने को तैयार नहीं है, वापस देने को तैयार नहीं है। तो वो ला पाना एक चुनौती है, लेकिन हम ये नहीं मानना चाहिए कि साहब ये काम असंभव है। संभव हो सकता है। हमारे पास समय बहुत कम है। श्याम जी, आप बताएं कि जो एक तो अच्छा संकेत गया है लोगों में कि मोदी सरकार काफी प्रतिबद्ध है अपने जो वादे किए उसको लेकर के, लेकिन ये उसके अलावा इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स है, और जो आपने बहुत ही माइन्यूट बात बताई जो हमारे आर्थिक विकास में रोड़े हैं, उसमें आपको कितना आशान्वित है कि मोदी सरकार उन समस्याओं को निजात पाएगी अगले सिर्फ 5 वर्षों में, जो पिछले 50 वर्षों की समस्या है? निश्चित रूप से जो बैठा हुआ शासक है उसमें कितनी विल पावर है, उसकी क्षमता कितनी है, उसका गवर्नमेंट के ब्यूरोक्रेसी पे कंट्रोल कितना है, और जनता का सहयोग कैसा है, यथा राजा तथा प्रजा, इस प्रकार का माहौल बनता है। मैं एयरपोर्ट पे जाता हूं तो कागज कहीं भी नहीं फेंकता, और मैं बस स्टैंड पे जाता हूं तो वहां के माहौल का मेरे पर परिणाम होता है जी। अपने आप कौन है, कौन कैसे देख रहा है, ये सब बातें, इससे समाज चलता है। मैं बिल्कुल आशावादी हूं, नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व जब आया है तो वो अपना कर्तृत्व दिखाएगा और देश को इसका परिणाम आएगा, एहसास जरूर आएगा। अनिल जी, हम तो इसमें शुभकामनाएं कर सकते हैं कि एक अच्छी बात है राष्ट्र के लिए हमारे कि ब्लैक मनी का खात्मा हो जाए, इसमें दो राय हो नहीं सकती। हम स्वागत करेंगे कोई पॉजिटिव स्टेप हो, लेकिन निरपेक्ष हो, कोई इसमें पक्षपात ना हो किसी किस्म का। रूल ऑफ लॉ सबके लिए होना चाहिए, ये ना हो कि कुछ के लिए हो और कुछ के लिए रूल ऑफ लॉ ना हो। ये भान जी और रूबी जी और संक्षिप्त टिप्पणी, ये कितने आशान्वित है और कितनी स्पीडी गति से ये इस पर काम होगा, जैसा कि इन्होंने मोदी जी ने अपना दिखाया है, अपना जो भी कदम दिखाया है उसको लेकर? मोदी सरकार को मेरी शुभकामनाएं कि वो काम ये करें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुछ पैसा बाहर से हिंदुस्तान वापस लौटेगा। ये मुझे लगता है कि ये दिखावा ज्यादा होगा और काम कम होगा। ढोल ज्यादा बजेगा और उसमें वास्तविकता नहीं होगी। रूबी,
उम्मीद तो बेहतर की जानी चाहिए और उम्मीद ये भी की जानी चाहिए कि जिन बड़े बड़े उद्योगपतियों ने जो देश की आर्थिक रीढ़ कहे जाते हैं, जिन्होंने राजनीतिक पार्टियों को चंदा दिया है, उनके पैसों की भी जांच हो और उन पे भी उसी तरह से कार्रवाई हो। लेकिन ये होता दिख नहीं रहा है, क्योंकि ऐसा करना फिर बहुत सारी चीजें उथल पुथल हो जाएंगी और बहुत सारे विरोधाभास पैदा होंगे। तो मुझे जो लग रहा है, जो चीजें नजर आ रही हैं, क्योंकि कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई बही खाता नहीं है, तो बड़ा मुश्किल दिख रहा है। नामुमकिन नहीं है, पर बहुत मुश्किल है। श्याम जादू जी ने भी बड़ी अच्छी बात कही कि साहब जैसा शासक होता है यथा राजा तथा प्रजा। हाँ, तो कंट्राडिक्शन है। मोदी जी तो खुद को सेवक कहते हैं और बार बार ये बात कही गई कि साहब इसमें इस बार शासक ने सेवक चुनी है। तो अगर सेवक के मन में सेवक की नीति और नियत को साफ माने तो हमें उम्मीद है कि कुछ ना कुछ प्रगति होगी। लेकिन जैसा कि भान साहब ने कहा कि साहब पैसा वापस लाना एक नहीं आएगा, मैं ये तो नहीं कहता कि नहीं आएगा, लेकिन बहुत बड़ा चैलेंज जरूर है और हमें उम्मीद की जानी चाहिए कि नई सरकार, नया नेतृत्व इस चैलेंज को पूरा करने में कामयाब होगा। जी, चुनौतियां भी हैं, मंजिलें भी हैं, सोच भी है, एक विचार भी है, एक पहल भी है। हम कहते हैं कि राह में दुश्वारियां हैं बहुत, जो पूरे नहीं हुए तो वादे तो कहां जाओगे। वास्तव में ये शेर काला धन को भारत लाने के लिए एसआईटी के गठन की घोषणा पर एकदम सटीक बैठती है। मोदी सरकार ने घोषणा तो कर दी, लेकिन अभी तक केवल उन्हें उन देशों को भरोसे में लेना होगा जिन देशों के बैंकों में भारत का काला धन जमा है, बल्कि उन फंसे हुए कानूनी पेचों को भी सुलझाना होगा जो काले धन को भारत लाने की राह में अड़ंगा बने हुए हैं। और देखने की बात तो ये होगी कि बड़े बड़े वादे कर सत्ता में आई मोदी सरकार कितनी जल्दी इन फंसे कानूनी पेचों को सुलझा पाती है और कब तक काला धन भारत लाकर अपने वादे को पूरा कर पाती है। आप इंतजार कीजिए, हम भी कर रहे हैं। अच्छे दिन आने की बात है, शायद आ चुके हैं। आज इतना ही, कल हमसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, धन्यवाद और देखते रहिए ताजा खबरों के लिए चैनल 1। श्री आपा गीगा नो ओटलो। गुजरात के चोटीला में श्री आपा गीगा के ओटले पर होगा श्री नरेंद्र बापू, श्री जीवराज बापू की तिलक विधि और चादर विधि। 250 संत महंतों की उपस्थिति में होगी धर्म सभा और साथ साथ 150 बेटियों की शादी और संत वाणी का कार्यक्रम। आइए आप भी इस पावनकारी पर्व में शामिल हो। सियासत के हथियारों से निकला मुद्दा हो, या फिर हो बाजार का उतार चढ़ाव, कानून व्यवस्था का सवाल हो, या फिर हो आम आदमी की आवाज, सरकार का रिपोर्ट कार्ड हो, या फिर हो विपक्षी पार्टियों के आरोप, उत्तर प्रदेश की हर खबर पे रहेगी हमारी पैनी नजर। सितारों की गपशप, ग्लैमर का तड़का, बॉक्स ऑफिस पर किसे मिली बम्पर ओपनिंग, तो किसका हुआ डब्बा गुल। बी टाउन की दुनिया से एंटरटेनमेंट का फुल डोज देखिए रोजाना मूवी मिर्च मसाला दोपहर 2:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। RS गुलेरिया के साथ सिर्फ चैनल 1 पर रोज सुबह 10:30 बजे। जब देश में हो बदलाव की बयार, जब कटघरे में हो सरकार, जब लोकतंत्र पर हो संकट और जनता मांगे अधिकार, तो करनी होगी देश की बात। देखिए रविवार शाम 7 बजे और रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर।
देखिए खास बात ब्रजमोहन सिंह के साथ हर रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर।